देखिए, RLC सीरीज सर्किट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मतलब इससे पहले हमने पढ़ा था लाइक LR सर्किट, RL सर्किट, यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टर एक दूसरे के साथ सीरीज में थे। फिर हमने पढ़ा RC सर्किट, जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर एक दूसरे के साथ सीरीज में थे। अब ये हमारा फाइनल सर्किट है, आखिरी सर्किट है इस चैप्टर का। ये है RLC, यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो देखें जरा, ये आ गई एक अदद रेजिस्टेंस, ये आ गया एक अदद इंडक्टर, और ये आ गया एक अदद कैपेसिटर। और इन तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक एसी सोर्स के साथ, लाइक इस तरह से। ये आ गया हमारा एसी सोर्स। अब देखें जी, ये है रेजिस्टेंस, ये है इंडक्टर, ये है कैपेसिटर, एंड दिस इज अवर एसी सोर्स। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है? हमने वही सारा पुराना काम करना है, कुछ भी नया हमने नहीं करना। वही सारा पुराना काम करना है कि हमने अपने इस सर्किट में करंट और वोल्टेज को कंपेयर करना है। उस कंपैरिजन की बेस पे हमने अपनी फेजर डायग्राम ड्रा करनी है, और उसी कंपैरिजन की बेस पे हमने अपनी फाइनल इक्वेशंस लिखनी है अपने इस सर्किट के लिए। कोई सारा पुराना काम, कुछ भी नया नहीं है। यानी जो अपने फर्स्ट सर्किट में जो काम हमने किया था, वही तमाम के तमाम सर्किट्स में चल रहा है। अभी तक 5 सर्किट्स हम कर चुके हैं, पांचों सर्किट्स में एक ही काम चल रहा है। क्या? कि हमने वोल्टेज और करंट को कंपेयर करने, और फिर उसकी बेस पे, उस कंपैरिजन की बेस पे फेजर डायग्राम ड्रा करनी है, और उसके बाद उसी कंपैरिजन की बेस पे हमने अपने करंट और वोल्टेज की फाइनल इक्वेशंस लिखनी है। दैट्स इट। वही काम हम यहां भी करने वाले हैं। अब जरा देखें हम करेंगे क्या। हमारा जो प्रोसीजर होगा वही होगा जो हमारे RC सर्किट में और RL सर्किट में था। देखें, RC सर्किट में हमने क्या देखा था? हमने पहले रेजिस्टेंस के लिए फेजर डायग्राम देखी थी, फिर हमने कैपेसिटर के लिए फेजर डायग्राम देखी थी, और उन दोनों को मर्ज कर दिया था। मर्ज करके हमें हमारी फाइनल फेजर डायग्राम मिल गई थी। फिर RL सर्किट के लिए भी हमने यही देखा था कि रेजिस्टेंस के लिए हमने फेजर डायग्राम देखी थी, इंडक्टर के लिए हमारी फेजर डायग्राम क्या थी, और उन दोनों फेजर डायग्राम्स को मर्ज करके अपने RL सर्किट की फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली थी। यहां भी यही करेंगे। अब 3 आ गए, तो रेजिस्टर की फेजर डायग्राम, इंडक्टर की फेजर डायग्राम, कैपेसिटर की फेजर डायग्राम, तीनों को ड्रा करेंगे, तीनों को उठा के मर्ज कर देंगे। आगे समझ बात की? और उसकी बेस पे फिर हम अपनी फाइनल फेजर डायग्राम अपने RLC सर्किट की ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए जरा, पहले रेजिस्टेंस की, फॉर रेजिस्टर। तो देखिए जरा, रेजिस्टर की फेजर डायग्राम क्या थी हमारे पास? रेजिस्टर की हमारी जो फेजर डायग्राम थी, यानी रेजिस्टर के अक्रॉस जो फेजर डायग्राम थी करंट और वोल्टेज की, ये था हमारा करंट, ये थी हमारी वोल्टेज, लाइक ऐसे। ये करंट आ गया, ये वोल्टेज आ गई, ये हमारी फेजर डायग्राम बन गई थी रेजिस्टर की। ठीक हो गया? इसी तरह, याद है ना अच्छे तरीके से? ये सब कुछ हम पहले कर चुके हैं, इसलिए इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। हम देख चुके थे ये फेजर डायग्राम कैसे ड्रा हुई थी, ये देख लिया था फर्स्ट टॉपिक में डिटेल से। अच्छा, इसी तरह इंडक्टर के लिए फेजर डायग्राम क्या थी? फॉर इंडक्टर। तो इंडक्टर के लिए देखिएगा अगेन, इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड कर रही होती थी। तो जब वोल्टेज लीड कर रही थी, तो मैंने आपको ड्रा करके दिखाया भी था कि ये वोल्टेज और ये आ गया करंट। वोल्टेज करंट को 90 डिग्री लीड कर रही होती थी। तो या तो हम इसको इस तरह से ड्रा करते थे, या फिर और करके, या फिर इस तरह से ड्रा करते थे, यानी अपने और लाइक, एक मिनट ठहर, ये आ गई, सॉरी, इसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। इसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, वो RC सर्किट के लिए दूसरे तरीके से हमने दोबारा ड्रा की थी। इसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी करंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, इसमें भी करंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। हम ये चाह रहे थे कि करंट हमारा सेम एक्सिस पे रहे। तो RL सर्किट में तो करंट था ही सेम एक्सिस पे, इंडक्टर और रेजिस्टेंस का। RC सर्किट जो था, उसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का करंट सेम सर्किट पे नहीं था, इसलिए हमने अपनी फेजर डायग्राम को रोटेट करवाया था। यहाँ पे रोटेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब इस चीज को देखिएगा, एक मिनट, इसको दोबारा ड्रा करता हूँ। वोल्टेज जो है वो ग्रीन में है, और करंट जो है वो रेड में है। दिस इज अवर वोल्टेज एंड दिस इज अवर करंट, लाइक इस तरह से। अच्छा, ये तो हो गया इंडक्टर के लिए। फिर कैपेसिटर के लिए हमारी फेजर डायग्राम किस तरह की थी? फॉर कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में हमने देखा था कि करंट लीड कर रहा होता था। तो जब करंट लीड कर रहा होता था, तो देखे करंट, ये इस तरह से फेजर डायग्राम हमने ड्रा की थी। करंट इस तरह वर्टिकल एक्सिस पे अपवर्ड आ गया था,
और वोल्टेज चली गई थी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो यहां से क्लियर हो गया कि करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है। अब जरा देखिएगा, इन दोनों को तो मसला ही नहीं है रेजिस्टर और इंडक्टर का, दोनों में करंट सेम एक्सिस पे है। अब क्योंकि हमने कैपेसिटर के सर्किट को भी इन दोनों के साथ कंबाइन किया हुआ है ना, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है वो भी तो सेम एक्सिस पे होना चाहिए। अभी सेम एक्सिस पे नहीं है, इसलिए हम इसको रोटेट करवाएंगे। जैसे अपने आरसी सर्किट में भी हमने इसको रोटेट करवाया था, तो इस डायरेक्शन में हम इसकी रोटेशन करवाएंगे। तो जब इस डायरेक्शन में रोटेशन होगी तो ऑटोमेटिकली करंट जो है वो किस एक्सिस पे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ जाएगा। तो इसलिए मैं और करके लिख देता हूं, ये आ गया हमारा करंट लाइक इस तरह से, ये आ गया हमारा करंट और ये आ गई हमारी वोल्टेज। ले जी, ठीक हो गया। अब जरा देखें, तीनों जो हमारे सर्किट्स हैं, कैपेसिटर का सर्किट, इंडक्टर का सर्किट, रेजिस्टर का सर्किट, तीनों में करंट सेम एक्सिस पे है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। अब इन तीनों फेजर डायग्राम को मैं मर्ज करने वाला हूं। किन तीनों को? कौन कौन सी? ये वाली, ये वाली और ये वाली, इन तीनों को मैं मर्ज करने वाला हूं। अब जब मैं इन तीनों को मर्ज करूंगा तो बनेगा क्या? 4RLC सर्किट, 4RLC सर्किट। अब जब मर्ज करूंगा तो देखिएगा जरा क्या बनने वाला है। आपको पता है ना, याद है ना कि आरसी सर्किट में भी और आरएल सर्किट में भी जब फेजर डायग्राम हम ड्रा करते थे तो इनिशियल कंपैरिजन वोल्टेजेस के दरमियान करवाते थे, करंट के दरमियान नहीं। क्यों? वजह उसकी ये है कि करंट तो है ही सेम एक्सिस पे, तो करंट जब सेम एक्सिस पे है तो करंट को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। डिस्कस करेंगे तो किसको करेंगे? वोल्टेजेस को करेंगे। आगे समझ बात की? अच्छा, अब इस चीज को देखिएगा, ये इसको लिखा जाएगा वी आर यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, ये आ जाएगा वी एल यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, और ये आ जाएगा वी सी यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक हो गया। अब मैं इन तीनों वोल्टेजेस की जो वेक्टर्स हैं इन्हें कंबाइन करके आरएलसी सर्किट की फेजर डायग्राम ड्रा करने वाला हूं। तो ये देखें जरा, ये आ गया वी आर, ठीक हो गया, ये आ गया वी एल लाइक इस तरह से, और ये आ गया वी सी, ये आ गया वी सी। अब वी एल और वी सी जो है ये डिफरेंट लेंथ्स के होंगे, वी आर और वी सी डिफरेंट लेंथ्स के होंगे। वजह उसकी ये है कि जाहिर सी बात है, वी सी क्या है? कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, वी एल क्या है? इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। अब क्या कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस सेम वोल्टेज ड्रॉप आएगा? नो, लाजमी तो नहीं है। ऐसा तो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक केस में होगा, कि स्पेसिफिक केस में बाद में उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही स्पेसिफिक केस में ऐसा होगा कि इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम आए। वरना उस केस के अलावा जितने भी इनफिनिट मैनी केसेस बनेंगे, उन सब केसेस में इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम नहीं आएगा। कहीं पे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा आ रहा होगा, कहीं पे कैपेसिटर के अक्रॉस ज्यादा आ रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इंडक्टर के अक्रॉस ज्यादा कंसिडर कर लेते हैं अपनी फेजर डायग्राम ड्रा करने के लिए। उसके बाद में फिर देख लेंगे, जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा तो वहीं पे देख लेंगे अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हुआ तो क्या होगा। ठीक हो गया। तो अभी सिर्फ हम यही कंसिडर कर लेते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ये ज्यादा आ रहा है, इसलिए इंडक्टर का एरो जरा मैंने बड़ा वाला ड्रा कर दिया, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका एरो छोटा ड्रा कर दिया। थोड़ा मजीद छोटा कर लेता हूं ताकि डायग्राम क्लियर बन जाए। तो ये है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। अब जब इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो देखिए दोनों एरोज एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। तो हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं किसी ना किसी हद तक। अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट जो है वो इक्वल लेंथ के हुए, इक्वल मैग्नीट्यूड के हुए, तो मुकम्मल तौर पे इफेक्ट कैंसल आउट होगा। और अगर अनइक्वल हुए तो फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा होगा वो बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में ड्रा होगा। यहाँ भी तो यही है, बड़ा वेक्टर वी एल है तो वी एल की डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रा होगा, वी एल और वी सी का। तो लिहाजा जब इन दोनों का वेक्टर सम लेंगे तो वो कितना आएगा? वो लाइक ऑलमोस्ट इतना आएगा, इतना। लें जी, अब ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है, ये जो ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, दिस इज वी एल माइनस वी सी। हाँ जी, इतनी चीज क्लियर हुई आप लोगों को? यस, यहां तक कोई मसला? नो सर, क्लियर है। ओके, अब जरा देखें कि अब हमने क्या करना है। अगेन वही, हमने अपनी इंपीडेंस फाइंड करनी है अपने पूरे सर्किट की, इस पूरे सर्किट की इंपीडेंस हमने फाइंड करनी है। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। अब देखें जरा, वी एल और वी सी का तो रिजल्टेंट ये आया, वी एल माइनस वी सी। अलग से दोबारा इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, इसी डायग्राम को ये नीचे करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखें जरा, इतना हिस्सा हमारा बना वी एल माइनस वी सी, दिस इज
VL माइनस VC, जबकि लाइक इतना जो है ये वाला, ये बन गया VR। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनका रिजल्टेंट मैंने फाइंड करना है ना, मैंने तो बेसिकली कंपैरिजन करना है किस किस के दरमियान, इस पूरे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, इस पूरे सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, इतना वोल्टेज ड्रॉप, ये जो पूरा वोल्टेज ड्रॉप है, दिस इज वोल्टेज ड्रॉप V। कौन कौन सा? RLC सर्किट का, यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, तीनों के अक्रॉस कंबाइंड वोल्टेज ड्रॉप। जबकि इतना वाला जो होगा, इतना जो होगा, दिस इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R, दिस इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर L, एंड दिस इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर C। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने तो इस पूरे के पूरे सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने, और इसी पूरे सर्किट में से फ्लो करने वाला जो करंट है, उस करंट को भी फाइंड करना है, और वोल्टेज और करंट के दरमियान, यानी VRLC वोल्टेज और I करंट, इन दोनों के दरमियान मैंने कंपैरिजन करना है कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, और कितने एंगल से लीड या लैग कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले वोल्टेज मैं फाइंड करना चाह रहा हूं। तो वोल्टेज क्या होगी, देख लें, टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, VRLC वोल्टेज ड्रॉप, वो क्या होगा, VR वोल्टेज ड्रॉप यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, प्लस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो इन तीनों का जो वेक्टर सम होगा, वो मुझे टोटल वोल्टेज ड्रॉप दे देगा, VRLC वोल्टेज ड्रॉप दे देगा। उसी मकसद के लिए ये सब कुछ मैं कर रहा हूं। तो देख लें, आपके सामने ही है। पहले मैंने VL और VC का वेक्टर सम फाइंड किया, यानी VL प्लस VC फाइंड किया, इतना, ये वाला पहले मैंने इतना फाइंड किया, VL प्लस VC, जो वेक्टर सम होके VL माइनस VC बन गया, वो ये आ गया आपके सामने। अब साथ ही साथ VL माइनस VC तो ये आ गया, लेकिन अब VR को भी तो मैंने ऐड करना है उसके अंदर। तो ये VR जो है ये आपके सामने आ गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अब इन दोनों का जब मैं वेक्टर सम लूंगा, तो मुझे पूरे के पूरे सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब जरा देखें इनका वेक्टर सम मैं कैसे फाइंड करूंगा। तो वेक्टर सम फाइंड करने के लिए आपको पता है हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक क्या करूंगा, VL माइनस VC वेक्टर को उठा के मैं इधर रखूंगा। हेड टू टेल रूल के मुताबिक VL माइनस VC वेक्टर को उठा के मैंने इधर रखना है। तो ये आ गया मेरा VL माइनस VC वेक्टर। ये देखें, ये डॉटेड में मैंने ड्रॉ कर दिया, ये आ गया VL माइनस VC वेक्टर। कैसे मैंने वहां से उठा के इधर रख दिया, अपनी कोई इजारादारी थोड़ी है। उधर से उठा के मैंने इधर कैसे रख दिया, तो उधर से उठा के इधर ऐसे रख दिया कि हमें पता है, 9th क्लास में भी ये चीज सीख चुके हैं, और फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में भी ये चीज सीख चुके हैं कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड और वेक्टर की डायरेक्शन को डिस्टर्ब किए बगैर वेक्टर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा जा सकता है। तो देख लें, ना तो मैंने इसके मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब किया, उतना ही मैग्नीट्यूड उधर शिफ्ट कर दिया, और इसकी डायरेक्शन को भी डिस्टर्ब नहीं किया, जो यहाँ पे डायरेक्शन थी अपवर्ड, वहां भी वही अपवर्ड। ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट वेक्टर आ गया VR, ये सेकंड वेक्टर आ गया VL माइनस VC। अब मैंने इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करने, तो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा आपको पता ही है। रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ होगा, फर्स्ट की टेल से लास्ट की हेड तक, ये ले जी। अब ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट मुझे क्या दे रहा है, ये रिजल्टेंट मुझे दे रहा है रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और इंडक्टर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का सम, यानी ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है VRLC, जो मुझे रिक्वायर्ड भी है। ये समझ आ गई बात की। और ये जो एंगल बन रहा है VR के साथ, ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं फाई का। अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है VRLC वोल्टेज ड्रॉप, पूरे सर्किट का जो वोल्टेज ड्रॉप है VRLC, वो लीड कर रहा है रेजिस्टर वाले वोल्टेज ड्रॉप को। देख लें, VRLC वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टर वाले वोल्टेज ड्रॉप को लीड कर रहा है, कितना, बाय एन एंगल फाई एंगल से। तो यही चीज मैं यहां पे लिख देता हूं कि VRLC क्लियरली VRLC लीड्स किसको, लीड्स VR रेजिस्टर के वोल्टेज ड्रॉप को, कितना, बाय एन एंगल फाई एंगल से उसको लीड कर रहा है। ठीक हो गया। लेकिन मैंने अपने VRLC वोल्टेज ड्रॉप को VR के साथ थोड़ी कंपेयर करवाना है, मैंने तो करंट के साथ कंपेयर करवाना है ना। तो कोई बात नहीं, मसला तो हल हो चुका है मेरा। देखें, VR और I, VR और करंट, क्या इनकी सेम डायरेक्शन नहीं थी, सेम डायरेक्शन थी। तो जब VRLC VR को लीड कर रहा है, तो इसका मतलब है करंट को भी लीड कर रहा है। ठीक हो गया। तो यही चीज मैं यहां पे लिख देता हूं कि दिस इंप्लाइज दैट VRLC लीड्स
करंट, टोटल करंट, पूरे सर्किट का करंट, क्योंकि जितना करंट रेजिस्टर से पास हो रहा है उतना ही पूरे सर्किट से पास हो रहा है, सीरीज सर्किट है ये, ठीक है। तो VRLC लीड करंट कितना, बाय एंगल फाई। ले जी, हो गया कंपैरिजन, रिक्वायर्ड कंपैरिजन जो था वो हो गया। हमें पता चल गया कि ये वोल्टेज ड्रॉप जो है, पूरे सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप, वो इस पूरे सर्किट के करंट को लीड कर रहा है बाय एन एंगल फाई। अब ये एंगल फाई है कितना, लीड लैग का तो पता चल गया कि कौन लीड कर रहा है, तो वोल्टेज लीड कर रही है, ये तो पता चल गया। अब ये फाई एंगल है कितना, अब इस फाई एंगल के लिए हमने कैलकुलेशन करनी है, ठीक हो गया। लेकिन फाई एंगल के लिए कैलकुलेशन करने से पहले हम एक और काम करेंगे, पूरे सर्किट की इंपीडेंस, इंपीडेंस मींस पूरे सर्किट की ऑपोजिशन, करंट के फ्लो में पूरा सर्किट कितना अपोज कर रहा है, कितनी ऑपोजिशन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। तो वो इंपीडेंस पहले हमने कैलकुलेट करनी है, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे चलते हैं। अच्छा आप जरा देखें, ये जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप आया है VRLC, इसको मैथमेटिकली मैं कैसे लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम, पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगाएं। VRLC, इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर, इट इज क्लियर दैट क्या, कि VRLC इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, VRLC इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर, बिकॉज दिस वर्टिकल वेक्टर इज, क्या मैग्नीट्यूड है वर्टिकल वेक्टर का, इसका मैग्नीट्यूड है VL माइनस VC, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक दैट विल बी रिटन, VRLC विल बी रिटन एज इनसाइड द स्क्वायर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। तो ये लिख दिया आपके सामने मैंने, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं, अब चलते हैं आगे इंपीडेंस की कैलकुलेशन की तरफ। VRLC को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, आपकी बुक में इसको जो है ना, VRLC को सिंपली V लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं समझाने के लिए साथ साथ इस तरीके से जो है ना, ये सबस्क्रिप्ट्स डालता रहता हूं, ताकि आपको क्लियर हो कि किस पर्टिकुलर पैरामीटर की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा खैर, VRLC इज इक्वल टू, VR की जगह क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, VR की जगह लिखेंगे IR, और स्क्वायर है VR का तो I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस का साइन। अब VL को देखें क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के मुताबिक VL को लिखेंगे I इंटू ऑपोजिशन, लेकिन इंडक्टर है VL, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस की वजह से नहीं आता, इंडक्टर की रिएक्टेंस की वजह से आता है। इंडक्टर के केस में ऑपोजिशन रिएक्टेंस होती है, तो इसलिए ये मैंने लिख दी इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक हो गया, माइनस। अब इसी तरह VC ओहम्स लॉ के मुताबिक क्या बनेगा, I और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सेम कॉन्सेप्ट अगेन, ठीक हो गया। अच्छा, फर्दर इसको देखिएगा, ये I स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिखा, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस, अब जरा इसको देखें, ये वाला I जो है ये इस ब्रैकेट के अंदर कॉमन है, कॉमन आएगा और साथ ही साथ स्क्वायर भी है, तो जब बाहर आएगा ब्रैकेट से तो क्या आएगा, I स्क्वायर बाहर आएगा, और अंदर XL माइनस XC का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, इनसाइड द स्क्वायर रूट एज इट इज लिख दिया। अगेन देखिएगा, फिर से ये I स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन है, कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो बाहर आके सिर्फ I बचेगा, तो ये लिखा I और अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब जरा देखें ये क्या बन गया, ये I तो ऐसे ही है, अब जरा गौर से देखें, ये इनसाइड द स्क्वायर रूट सारी की सारी रिएक्टेंसेस हैं, ऑपोजिशंस हैं। देखें ये R जो है ये भी ऑपोजिशन है करंट के फ्लो में, XL ये भी ऑपोजिशन है इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC ये भी ऑपोजिशन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जब सारी ही ऑपोजिशंस हैं तो इन सब का सम किस तरह से लिखा जाएगा, अगेन एक और ऑपोजिशन आ जाएगी, दैट इज Z, इंपीडेंस। आई समझ बात की। और साथ ही साथ मैं यहां पे लिख देता हूं कि वेयर Z इज, वेयर Z is what, Z is inside the square root R square XL minus XC whole square is called what, is called impedance of RLC circuit, is called impedance यानी opposition of RLC circuit, हमारे RLC सर्किट की इंपीडेंस है ये। समझ आ गई बात की। तो ये अब आपके सामने ओहम्स लॉ पूरा मुकम्मल हो चुका है, VRLC।
और VRLC इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई ऑपोजिशन, यानी जितना करंट हमारे सर्किट में से फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाई सर्किट की जितनी ऑपोजिशन है, दैट विल प्रोवाइड अस टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर। और इंपीडेंस कितनी होती है, ये आपके सामने आ गई इंपीडेंस जी। यहां तक कोई मसला? यस, एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, क्लियर है सर? नो सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, साथ ही साथ आपकी बुक में इस चीज को ऐसे लिखा है, फर्दर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो Z इज इक्वल टू लाइक ऐसे R² प्लस X², यानी XL माइनस XC होल स्क्वायर को उसने X² लिख दिया। और ये X है क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंस X इज इक्वल टू XL माइनस XC, इट इज कॉल्ड कंबाइंड रिएक्टेंस। किस की? इंडक्टर और कैपेसिटर की, जाहिर सी बात है, क्योंकि XL माइनस XC का स्क्वायर है ना, तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की कंबाइंड रिएक्टेंस है। इज combined reactance of capacitor and inductor। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम आते हैं अपने उस एंगल की तरफ, वही एंगल के जितने एंगल से ये वाला एंगल, ये एंगल कि RLC वोल्टेज यानी टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो है वो टोटल करंट को फाई एंगल से लीड कर रहा था। अब उस फाई एंगल की अमाउंट कितनी होगी, वो उसकी अब हमने कैलकुलेशन करनी है। तो अब उस कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। ये नीचे से इस डायग्राम को मैं साफ करूं, ठीक है, क्योंकि पहले वाले स्क्रीनशॉट में आ चुकी है। देखें जी, अब हम आते हैं फाई की कैलकुलेशन की तरफ। आल्सो फाई इज इक्वल टू, क्या था फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट, दोबारा बना देता हूं डायग्राम, फिर जरूरत पड़ गई है। देखें ऐसे थी ये था VL माइनस VC, ये था R, ये था फाई एंगल। ठीक हो गया? तो अब यहां से देखें tan फाई क्या आएगा, पहले देख लें tan फाई को, फिर tan इनवर्स लिख दूंगा अगले स्टेप में। tan फाई इज इक्वल टू, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, VL माइनस VC है, और बेस कितनी है, बेस है सॉरी ये VR था, नॉट ओनली R, दैट इज VR, बेस था VR। ठीक हो गया? यहां से अगले स्टेप में अब देख लें फाई क्या बनेगा। फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ VL माइनस VC। अब VL की जगह दोबारा से मैं क्या लिखूंगा, IXL अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। VC को क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा IXC अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, डिवाइडेड बाय VR को मैं क्या लिखूंगा, VR को लिखूंगा IR। ठीक हो गया? अब जरा देखें, ऊपर से I कॉमन आएगा, नीचे वाले I से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास स्पेस कम है, मैं डायरेक्टली यहीं पे इनको कैंसिल आउट कर रहा हूं। तो ये देखें, ये I कॉमन, और ये नीचे वाले I से कैंसिल, और फाइनली हमारे पास क्या आएगा, इस डायग्राम को मैं इधर साइड में बना देता हूं। ये था फाई, ये था VR, और ये था VL माइनस VC। अब जरा देखें, नाउ फाई इज इक्वल टू व्हाट, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। तो इस फार्मूला के मुताबिक हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा फाई एंगल कितना होगा। ठीक है, यानी कितने एंगल वोल्टेज करंट को कितना एंगल लीड करेगी, वो यहां से हमें पता चलेगा। अब बिल्कुल क्लियर है आपके सामने कि वोल्टेज करंट को जितने भी एंगल लीड करेगी वो किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है, गौर से देखें फार्मूला को, वो डिपेंड किस किस चीज पे कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं हमारे इंडक्टर की ऑपोजिशन करंट के फ्लो में, कैपेसिटर की ऑपोजिशन करंट के फ्लो में, और रेजिस्टर की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस की ऑपोजिशन करंट के फ्लो में। इस चीज पे सारी डिपेंडेंस होगी। ठीक है, लीड या लैग कितने एंगल कर रहे हैं, उस एंगल की डिपेंडेंस इन तीनों ऑपोजिशन पे होगी, और किसी चीज पे नहीं होगी। इसका ले स्क्रीनशॉट, कोई सवाल है तो पूछें। देखें जरा, अगर ऐसा हो जाए, नंबर 1, इफ XL इज ग्रेटर देन XC, मतलब क्या, मतलब इंडक्टर की रिएक्टेंस यानी इंडक्टर की ऑपोजिशन कैपेसिटर की ऑपोजिशन से बड़ी हो जाए, तो फाई कैसा आएगा, देन फाई विल बी पॉजिटिव। क्यों, गौर से देखें, अगर XL XC से बड़ा हुआ तो डेफिनेटली ये पूरे का पूरा जो एंगल होगा, सॉरी दैट विल नॉट बी द एंगल, ये पूरी की पूरी जो ये टर्म होगी XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R, ये भी तो पॉजिटिव आएगी। और जब पॉजिटिव क्वांटिटी पे tan इनवर्स अप्लाई किया जाए तो वो भी पॉजिटिव आता है, तो एंगल फाई जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है,
तो अगर एक्स एल एक्स सी से बड़ा हुआ तो 5 पॉजिटिव आएगा, और देखें ये 5 पॉजिटिव ही तो था, तो जब 5 पॉजिटिव होगा तो ऐसी सिचुएशन में हमारी ट्राइंगल किस तरह की बनेगी, ट्राइंगल इसी तरह की बनेगी जो आपके सामने भी बनी पड़ी है, ऐसे। ठीक हो गया, ये 5 और ये वी एल माइनस वी सी और ये वी आर, हमारी ट्राइंगल इसी फॉर्म में बनेगी। फिर अब जरा सेकंड केस देखिएगा, अगर एक्स एल एक्स सी से छोटा हुआ, अब क्या होगा, अब 5 बन जाएगा नेगेटिव, अब 5 बन जाएगा नेगेटिव। क्यों, एक्स एल अगर एक्स सी से छोटा हुआ तो पूरे का पूरा फैक्टर जो नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव क्वांटिटी पे जब tan इनवर्स अप्लाई करें तो एंगल भी नेगेटिव आता है। अब जब एंगल नेगेटिव आएगा, अब जरा देखें, अब देखिएगा क्या होगा। अब इसका ये मतलब है कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा बड़ा है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप से। यहां पे देखें इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा था तो इसलिए हमारा एरो अपवर्ड आया था। अब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है तो अब किधर जाएगा एरो, अब एरो नीचे जाएगा। समझ आई बात की, तो जब एरो नीचे जाएगा तो अब रिजल्टेंट क्वांटिटी क्योंकि डाउनवर्ड बनेगी, तो अब हमारी ट्राइंगल इस तरह की बनेगी, लाइक इस तरह से, ये यूं। समझ आ गई बात की। और अगेन अब ये क्वांटिटी क्या होगी, यहां से अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। बस इसमें रख रहा हूं। अब जरा देखें, अब ये क्वांटिटी क्या बनी, अब ये क्वांटिटी बनी वी एस माइनस वी एल, और ये क्या था, ये था वी आर। अब इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल इन्वर्ट होगी, हम क्या करें इन्वर्ट होगी तो इसके स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं, जरा गौर से देखिएगा। ये वी आर जिस डायरेक्शन में वी आर था, क्या उसी डायरेक्शन में करंट भी नहीं था, करंट की भी तो वही डायरेक्शन थी। अब यहाँ पे देखें जिस डायरेक्शन में वी आर है, क्या करंट की भी वही डायरेक्शन नहीं होगी, यस करंट की भी तो वही डायरेक्शन होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जब 5 पॉजिटिव था तो उस सूरत में वोल्टेज लीड कर रही थी, क्योंकि ये वाला जो हमारा वेक्टर है, ये ऊपर वाला वी और एल सी, ये वोल्टेज ड्रॉप है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप है हमारे सर्किट का। इसी तरह ये वाला जो है, ये वी आर एल सी, ये पूरे सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहां पे देखें कि पूरे सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप करंट को लीड कर रहा था, ठीक है। ये एरोस थे ऐसे, लाइक इस तरह से, ये यहां भी इसी तरह। अब जरा देखें पूरे सर्किट का जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये अब जरा देखें इस केस में पूरे सर्किट का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो पूरे सर्किट के करंट को लीड कर रहा था। लेकिन जब कैपेसिटर की रिएक्टेंस इंडक्टर की रिएक्टेंस से ज्यादा हो जाएगी तो अब करंट लीड करने लग जाएगा, वोल्टेज नहीं लीड कर रही। तो इस केस में वी आर एल सी लीड्स करंट। इस केस में क्या है, इस केस में करंट लीड्स वोल्टेज। फर्क पता चला ना। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई है, कोई नहीं हुई। सर हुई है। ओके, अब आखिरी केस देख लें कि अगर एक्स एल और एक्स सी इक्वल हो गए तो फिर क्या होगा। ये देखें, अगर एक्स एल और एक्स सी इक्वल हो गए, यानी इंडक्टर की रिएक्टेंस और कैपेसिटर की रिएक्टेंस इक्वल हो गई। कैपेसिटर की ऑपोजिशन इंडक्टर की ऑपोजिशन अगर इक्वल हो गई तो ऑपोजिशन इक्वल होने से अब क्या होगा। अब जरा देखें फाई क्या बनेगा, नाउ फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ जीरो पे आर, और ये कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, एंगल फाई जीरो हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अब वोल्टेज और करंट एक दूसरे को लीड लैग नहीं करेंगे। तो जब लीड लैग नहीं करेंगे तो ये तो फिर बिल्कुल वैसा ही सर्किट बन गया जैसा हमने बिल्कुल वेरी फर्स्ट सर्किट पढ़ा था रेजिस्टर वाला। उसमें भी तो ऐसे ही था, जब हमारे सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस थी तो उसमें भी तो यही था कि करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज डिफरेंस जीरो था, ना करंट लीड कर रहा था ना वोल्टेज लीड कर रही थी, दोनों का सेम ग्राफ बन रहा था। तो यहां भी ऐसे ही है कि जब इंडक्टर की रिएक्टेंस और कैपेसिटर की रिएक्टेंस इक्वल आ गई तो फेज डिफरेंस जीरो बन जाएगा, यानी अब करंट और वोल्टेज एक दूसरे को लीड लैग नहीं करेंगे। समझ आई बात की। तो इसे अब मैं मिटा रहा हूं यहां से। तो इसका मतलब ये हुआ, उसे भी मिटा देता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी फेजर डायग्राम इस तरह की बनेगी, लाइक यही हमारा वी आर एल सी होगा और यही हमारा करंट होगा, क्यों, देखें जब वी एल वी सी से बड़ा था तो हमारा एरो अपवर्ड चला गया था वेक्टर, जब वी सी वी एल से बड़ा था तो वेक्टर हमारा डाउनवर्ड